फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। एक पंक्ति जब तक कही जाती है कि न खुदा मिला न मिसाले सनम, तो क्या यही स्थिति नीतीश कुमार की होगी? भारी दबाव में है नीतीश कुमार, क्यों है और उन्होंने इस दबाव से मुक्ति का क्या रास्ता चुना है? दो रास्ते वो चुने हैं। हालांकि दो नाव पर वो हमेशा सवार रहते हैं। जब मन करता है राजद की नाव पर बैठ जाते हैं, जब मन करता है भाजपा की नाव पर बैठ जाते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव ने उनको पलटू राम की संज्ञा दी थी, उपाधि दी थी। तो ऐसे नीतीश कुमार आज भारी दबाव में है। उन पर अपनी पार्टी का राजद में विलय करने का दबाव है। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर तेजस्वी यादव को देकर देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में जाने का दबाव है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जदयू के वजूद पर, नीतीश कुमार की छवि के साथ उनके वजूद पर भी संकट गहरा गया है। तो नीतीश कुमार ऐसी कौन सी चाल चल रहे हैं? दो चाल वे एक साथ चल रहे हैं ताकि वो अपनी छवि, अपनी पार्टी, अपना जनाधार बचा सके। तो उन्होंने क्या किया है, यह सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और हम बराबर आपको बिहार पॉलिटिक्स की हर गतिविधि को दिखलाने का प्रयास करते हैं, उसकी बारीक विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। हर जानकारी, हर गतिविधि से आपको जोड़े रखने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है। नीतीश कुमार भारी दबाव में है। उन पर बार बार यह टीका टिप्पणी की जा रही है कि गठबंधन जब हुआ था, महागठबंधन, तभी यह तय कर दिया गया था कि नीतीश कुमार जल्द ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे और वे केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए जाएंगे, उनको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब दिखाया जा रहा है। और वे खुद भी ख्वाब देखते रहे। सुशील मोदी उनको पीएम मटेरियल कहते कहते लंबे समय तक सरकार चलाए। तो अब स्थिति यह है कि पीएम मटेरियल बनने के लिए वो ना कहते हैं और उन पर दबाव भी है कि आपको बनना है। पीएम मटेरियल उनको घोषित किया जा रहा है, पीएम मटेरियल वो बनना चाहते हैं, पीएम के प्रत्याशी बनना चाहते हैं। भले उनको कोई बनाए या ना बने, लेकिन उनकी इच्छा है कि एक बार देश के प्रधानमंत्री का हम दावेदार बने। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूती से खड़े दिखें, यह उनकी इच्छा है। क्या होगा भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस भारी दबाव के बीच नीतीश कुमार की चाल क्या है, वो कौन सी चाल चल रहे हैं ताकि इस दबाव से मुक्त हो सके? पहली चाल तो वो ये चल रहे हैं कि महागठबंधन की जो नई सरकार बनी है उसके बाद लगभग 1.5 दर्जन बार वो बिहार के विभिन्न नाम से यात्रा कर चुके हैं। अब वे अगली यात्रा जनवरी में शुरू करने वाले हैं ताकि जनता का फीडबैक ले सकें, लोगों से जान सकें कि लोगों का मूड क्या है। तो क्या लोग अगर कह दिए कि आपने जो भाजपा छोड़ के राजद का साथ दिया यह गलत है, तो फिर पलटी मार लेंगे? यह सवाल आगे है। तो नीतीश कुमार जनता का, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे। आप ग्राउंड लेवल पर जान ही रहे हैं कि बिहार पूरी तरह जातिवादी प्रदेश है। उत्तर भारत भी आप कह सकते हैं कि जातिवाद, या दक्षिण में भी जातिवाद है। लेकिन बिहार में किसी घटना का विश्लेषण बिना जातीय दृष्टिकोण के आप पूरी तरह कर ही नहीं सकते। तो बिहार की जो जमीनी हकीकत है वह यह है कि जदयू और राजद के जो आधार वोटर जातियां हैं वो मिक्सअप नहीं हो पाती, एक दूसरे के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पाता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जनता से फीडबैक लेंगे, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। हालांकि जब उनकी यात्राएं होती हैं तो उसमें आमतौर पे जदयू के ही लोग शामिल होते हैं। महागठबंधन के कितने कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे और कितने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले सकेंगे यह तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना तो तय है कि जदयू के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से वे मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। तो एक चाल तो वो यह चल रहे हैं, शायद इससे वो दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन के दूसरे साथियों पर कि देखिए अगर हम जनता का फीडबैक कुछ मिलता है तो हम फिर पलटी मार सकते हैं। भाजपा भी पूरी तरह घोषणा नहीं कर पा रही है, वो भी लोभ समरण नहीं कर पा रही है सत्ता का। इसलिए भाजपा यह खुलकर नहीं कह पा रही है कि हम अब नीतीश कुमार के साथ सरकार कभी नहीं बनाएंगे। ऐसा अगर उच्च स्तर पर कह दिया जाए तो राजद तो इनको कब का निपटा दे। राजद आज इस स्थिति में है कि बिना नीतीश कुमार की भी सरकार चला ले, बना ले। तो कुल मिला जुलाकर जो उनकी यात्रा होने वाली है वो दबाव की राजनीति ही है। बैलेंस ऑफ टेरर, जब नक्सलिज्म चरम पर था, बिहार में नरसंहार होते थे, तो एक शब्द गढ़ा गया था बैलेंस ऑफ टेरर। तो क्या बैलेंस ऑफ पॉलिटिक्स प्रेशर बना रहे नीतीश कुमार, यह भी देखने की बात होगी। दूसरी चाल इन्होंने चल दिया है जातीय जनगणना का।
तो जातीय जनगणना पर जब हम चर्चा कर रहे हैं कि उसका इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या करने वाले हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी दे दें जातीय जनगणना को लेकर। भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुआ था और तब जातीय जनगणना होती थी। 1931 तक जातीय जनगणना के आंकड़ा तो जारी किए गए, लेकिन जब 1941 में 10 वर्षीय यह कार्यक्रम है, हर 10 वर्ष पर जनगणना होती रहा है, यही व्यवस्था है। यह और बात है कि कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सका था। तो 1941 में जब जनगणना किया गया तो उस समय जातीय आंकड़े को छुपा लिया गया, वह जारी नहीं किया गया और तब से ही यह परंपरा बन गई। 1951 में भारत आजाद हो चुका था और जब 1951 में भारत की जनगणना हुई तो जातीय जनगणना हुई ही नहीं। 1951 में एससी और एसटी के सिर्फ आंकड़े जारी किए गए, यानी देश में कुल आबादी कितनी है और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या कितनी है यह बताया जाता है, न कि जातिवार बताया जाता है। अब नीतीश कुमार ने चाल यह चली है कि वे जातीय जनगणना करेंगे तो जाति के बाद उपजातियां बहुत सारी होती हैं, तो अब इसके लिए 7 जनवरी से 23 जनवरी तक मकानों का नंबरीकरण किया जाना है। यानी बिहार में कितने मकान हैं इनको गिना जाएगा, मकानों पर नंबर दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में मकान का नंबर ही आपका हमारा स्थायी पता होगा, यानी नंबर जैसे मोबाइल का डायल करते हैं, जैसे पिन कोड होता है, उसी तरह से हर व्यक्ति के मकान का अलग अलग नंबर होगा। तो जब मकानों का नंबरीकरण का कार्य खत्म कर लिया जाना है 7 से 23 जनवरी के बीच, पूरी जनगणना के कार्य पर बिहार सरकार का खर्च 500 करोड़ रुपए लगभग अनुमानित है कि इतना खर्च हो जाएगा और फरवरी तक जनगणना का कार्य पूरा कर लेना है, यह लक्ष्य लेकर चल रही है। दरअसल नीतीश की कोशिश यह है कि जातीय राजनीति में जब भाजपा जातीय जनगणना से बच रही है या नहीं करा रही है, और अब तो नित्यानंद राय ने सवाल भी उठा दिया है बिहार में जातीय जनगणना को लेकर, यह भी कहा जा रहा है कि यह कभी संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जातियों के अलावा इतनी उपजातियां हैं कि उनकी गणना करनी बड़ी मुश्किल है, यह व्यवहारिक नहीं है। ऐसा जातीय जनगणना के जो पक्षधर नहीं है वे आरोप लगाते हैं, लेकिन जातीय जनगणना के जो पक्षधर हैं वे तैयार हैं और वे बिहार में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना किस हद तक व्यवहारिक तौर पे परिणाम के रूप में क्या सामने आता है यह तो देखने की बात होगी, लेकिन कमजोर हो रहे नीतीश कुमार को इससे राजनीतिक लाभ दिख रहा है। उनको लग रहा है कि सवर्ण तो बीजेपी के साथ है, वैश्य बीजेपी के साथ चला जाएगा, उसको तोड़ने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, टिकट दे रहे हैं वैश्यों को, तो इससे लगता है कि वैश्य भाजपा से अगर बचे या जहां जहां कम से कम वैश्यों को सीट राजद देगी वहां वैश्य तो जुड़ेंगे। लेकिन जदयू के साथ समस्या यह है कि न इनके साथ सवर्ण है न पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं, इनके साथ जो अति पिछड़ी जातियों का जो वोट बैंक कहा जाता रहा है वो कुढ़नी ने बता दिया है कि इनसे अलग जा रहा है। तो इनसे जब अति पिछड़ा चला जाएगा तो इनके पास बचना कुछ नहीं है। ऐसे में अपने अति पिछड़ा वोट बैंक को बचाए रखने के लिए जातीय जनगणना में ये अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और इसीलिए इनका पूरा फोकस इस बात पर है कि हम जातीय जनगणना करा सकें ताकि अति पिछड़ी जातियों को और जो कमजोर जातियां हैं बिहार में उनको यह बताया जा सके कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने जातीय जनगणना करवाया, जिसके लिए हमने प्रण लिया, जिसके लिए हमने प्रयास किया और इससे पता चला कि किस जाति के कितने लोग बिहार में हैं। इससे आपकी ताकत पहचानी जाएगी, आप संगठित होकर व्यक्त कर सकते हैं कि आप कितने परसेंटेज में हैं, तो आपको इसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लाभ मिलेगा। ये बताने की कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं और इसीलिए वे जातीय जनगणना कर रहे हैं ताकि उनको इसमें अपना भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। उनको लग रहा है कि जातीय जनगणना से उनका वोट बैंक मजबूत होगा, इनका वोट बैंक बढ़ेगा और जो वोट बैंक है उसको ये बचाने में कामयाब हो सकेंगे। वरना कुढ़नी ने तो इनको बता दिया है, कोढ़ में खाद साबित हुआ कुढ़नी, जहां राजद से इन्होंने सीट लेकर जदयू का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। तो इनको ये पता चल चुका है कि महागठबंधन के साथ रहने के कारण उनका जो आधार वोट है, जो अति पिछड़ा का वोट है, वो सरक गया है। तो इसलिए भी जनता के बीच ये जा रहे हैं, फीडबैक लेने जा रहे हैं। कुढ़नी के बाद ही उन्होंने ऐलान किया कि वो जनता के बीच जाएंगे, उनका फीडबैक लेंगे, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेंगे और जातीय जनगणना का एक कार्ड वो खेल ही रहे हैं। तो मिला जुलाकर नीतीश कुमार दबाव से मुक्त होने के लिए और साथ ही गठबंधनों दलों पर दबाव बनाने के लिए
जातीय जनगणना का कार्ड कर रहे हैं और यात्रा करने का मूड बनाए हुए हैं। तो इनकी यात्राएं और इनका जातीय जनगणना का कार्ड कितना कारगर होगा हम तो इंतजार ही कर सकते हैं। तो 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तब तक इंतजार करिए। फिर 2025 में विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है। तो मिला जुलाकर गोटियां जो बीछ रही हैं उसमें राजनीतिक दल अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा, क्या परिवर्तन आता है, क्या इसमें डेवलपमेंट होता है, हर राजनीतिक घटना के डेवलपमेंट में उसकी गतिविधियों को लेकर हम बारीक विश्लेषण लेकर आपके बीच आते रहेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए घंटी की जो आकृति है और नोटिफिकेशन वाली वो दबा दें। तो अब तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।